नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है PDA यानी कि प्रियदर्शन एनालिसिस। पहले एपिसोड को ये जो भर भर के प्यार जनता ने दिया है उसका लिए जनता का आभार। पीडी सर हमारे साथ एक बार फिर हैं। पीडी सर, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। ये PDA एपिसोड नंबर 2 में आज हम बात करेंगे अंडे की। अंडा मतलब जीरो नहीं, अंडा मतलब एग। और अंडे से ऐसी क्या तकलीफ एकदम से हो गई है पश्चिम बंगाल में आई नई सरकार को। आपको याद होगा जब चुनाव शुरू हुए थे तो उस समय चुनाव के दौरान ये दिखाने के लिए कि बीजेपी कितनी बंगाली है, बंगाल के कितने करीब है, इस वजह से तिलक धारण करके नेता मछली खाते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमें इतना प्रेम है मछली से। और अब बच्चों के खाने में से अंडा गायब। अब कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि ये किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है और आगे इसमें क्या हल निकाला जाएगा। इस्कॉन को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो इस्कॉन तो अंडा नहीं देगी, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। पर पीडीए क्या है इसके बारे में आइए वो जानने का प्रयास करते हैं। पीडी सर, आपकी शुरुआती एनालिसिस। देखिए, असल में जो मिड डे मील है उसमें दो ही बातों का ध्यान रखना था। एक तो बच्चों के पोषण का, कि उसके पोषण के लिए क्या जरूरी है, और साथ में चूंकि स्कूल में आप जब खाना देते हैं तो एक तरह की सामाजिकता से उनको जोड़ते हैं। बच्चों को वो घर का एक विस्तार हो जाता है, समाज का एक हिस्सा हो जाता है स्कूल। तो मूल बात तो मिड डे मील में ये होनी चाहिए थी कि पोषण बच्चों को पूरा मिल रहा है या नहीं। अंडा वो खाद्य पदार्थ है जो पूरा पोषण देने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि अंडा जो है वो बच्चों को पौष्टिक रहने के लिए जरूरी है। उसके विकल्प भी पेश किए जाते हैं। शाकाहार की दुनिया में कहा जाता है सोयाबीन और तरह तरह की चीजें पेश की जाती हैं। मुश्किल ये है कि हमारे समाज में खान पान जो है, शायद हर समाज में होता होगा, लेकिन कुछ अतिरेक के साथ हमारे समाज में ये बिल्कुल सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं से जुड़ गया है। और बंगाल में जो कुछ हुआ, आप एक इस्कॉन जैसी संस्था को जब खाना प्रदान करने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने की जवाबदेही देते हैं, उसी समय स्पष्ट हो जाता है कि उसके अपने धार्मिक रुझान, उसके अपने सांस्कृतिक रुझान वहां दिखेंगे। और इन रुझानों का असर अगर बच्चे की पौष्टिकता पे पड़ता है, बच्चे के पोषण पे पड़ता है, तो ये बड़ा एक उदास करने वाला तथ्य है। ये इस बात के बावजूद है संकेत कि अब मिड डे मील का एक्सपेरिमेंट हमारे समाज में बहुत पुराना हो चुका है। बल्कि आप देखिए तो कई जगहों पे तो आजादी के पहले भी स्कूलों में बच्चों को खाना देने का चलन था। दक्षिण के स्कूलों में खास तौर पे धीरे धीरे उसकी पूरी व्यवस्था हुई। ये तय हुआ कि खाना स्कूल में बनाया जाएगा, बाहर से आएगा। हर राज्य ने अपने ढंग से उसकी व्यवस्था की। ये बहस लगातार चलती रही है कि खाने में अंडा दिया जाए या न दिया जाए, मांसाहार हो या ना हो, सिर्फ शाकाहार क्यों नहीं। उसमें जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो लगभग उग्र हो उठती हैं। उनको लगता है कि मांसाहार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंडा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उसको विकल्प की तरह भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे शाकाहारियों से कोई शिकायत नहीं है। शाकाहार बहुत अच्छी चीज है, शाकाहार का आग्रह भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शाकाहार के विनम्र आग्रह को अगर आप जबरन थोपना चाहेंगे तो खान पान पे, पूरे सांस्कृतिक जीवन पे, पूरी जीवन शैली पे उसका असर पड़ेगा। बंगाल में हमने देखा था, जो आपने ठीक कहा कि चुनाव के समय जो कुछ हो रहा था, जिस तरह मछली वहां इशू बन गई थी और सरकार भरोसा दिला रही थी कि नहीं नहीं मछली पे कोई रोक नहीं होगी। कई जगहों पे हम गोमांस को लेकर होता बवाल देखते हैं, बीफ को लेकर तो पूरे यूपी बिहार में हंगामा चल रहा है। जो पार्टी वहां बीफ का विरोध करती है वो गोवा और दूसरी जगहों पे उससे आंख मूंद लेती है।
पता चलता है इसका कारोबार भी खूब चल रहा है। तो हम अंडे पे लौटते हैं। अंडे का मामला असल में होना चाहिए था पोषण से जुड़ा, लेकिन वो जुड़ गया है धार्मिक सामाजिक मान्यता से, और ये बात बच्चों को कई तरह से प्रभावित कर रही है। वो दुर्भाग्य से उनको बांटने का आधार भी बन जाएगी। अंडे की जगह विकल्प मुहैया कराते, अंडा भी उसमें रखते। बच्चों को अंडा पसंद है, आप एक नॉर्मल सर्वे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर बच्चे अंडा खाना पसंद करते हैं। अंडा उनको एक विशेष चीज लगता है। आप उनकी थाली से वो अंडा छीन के उनको खिचड़ी परोस के और ऐसा ही कुछ दूसरा सोया और कुछ और डाल के उसके पौष्टिक विकल्प के नाम पे असल में एक अरुचि, एक अनिच्छा भी पैदा कर रहे हैं। इसकी ओर आपका ध्यान नहीं है, तो ये एक बड़ा मसला है संकेत। दूसरा मसला जो मैं इससे थोड़ा अलग है, लेकिन उसका वास्ता भी कई जगहों पे, कई राज्यों में हुआ कि जो खाना पकाने वाली है वो दलित हैं, तो इसलिए उनके हाथ का खाना अगड़ी जाति के बच्चे नहीं खाएंगे। अब ये एक नई समस्या है जो बताती है कि जिसको हम भोजन माता कहते हैं, भोजन माता की संज्ञा दी गई, उसको भारत माता बनाने को तैयार नहीं है। हम उसकी जाति देखेंगे, उसका धर्म देखेंगे, और अंडा भी उसका वितरण हो या न हो, उसके आधार पोषण के नहीं, शुद्ध धार्मिक आधार है। ये उसका सबसे निराशाजनक पहलू है। जी पीडी सर, देखिए ऐसा है, एक होता है एक फैसला लेना, क्योंकि मैंने इसको लेकर के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी। ये कहा गया कि भाई क्योंकि ये आप एक तरीके से समझ लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम, जिसमें सरकार नहीं, ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए या फिर एक कोई और सेवा भाव कह लीजिए, इस्कॉन उसको संभालेगा। अब इस्कॉन तो मीट, मच्छी, अंडा ये सब देगा नहीं। जी 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 बोलिए। तो इस्कॉन तो ये सब देगा नहीं। तो अब एक बात चल रही है कि अब सरकार जो जो स्कूल चाहते हैं कि इस खाने के अलावा अंडा भी दें, उसको एक अलग ग्रांट या अलग पैसा कि ये लो अंडा फंड, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि और जगहों पर लागू किया गया है। जैसे कि मसलन उड़ीसा जो है वो बीजेपी शासित राज्य है। तमिलनाडु में भी ऐसा बताया जाता है कि कुछ इस तरीके की स्कीम लागू है। तो आपको लगता है कि ये कुछ हद तक उस डिबेट को सेटल करेगी, लेकिन बच्चों का पोषण एक तरफ और इसका राजनीतिक एंगल एक तरफ? हाँ, मैं इसी राजनीतिक एंगल की बात कर रहा हूं। मैं जब बात कर रहा हूं कि आपके जहन में बच्चे और उनका स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि अपनी राजनीति है। अपने तो ये अंडे राजनीति के अंडे हैं जिनको थाली से बाहर किया जा रहा है। एक तो इस तरह के काम जो हैं वो सरकारें असल में लगातार एक काम ये कर रही हैं, वो योजनाएं तो बनाती हैं, घोषणाएं तो करती हैं, उनको लागू करने की जिम्मेदारी एनजीओ पे, किसी ऐसे मंदिर प्रबंधन पे, किसी ऐसी संस्था पे डाल देती हैं जो अपने हितों की, अपनी मान्यताओं की परवाह करते हुए काम करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। असल में पूरी शिक्षा के साथ हो रहा है। बाकी मसलों पर मैं बाद में आऊंगा कि कैसे गंभीर शिक्षक रखने की जगह शिक्षा मित्रों से पढ़ाई का काम चलाया जा रहा है। कायदे से होना तो ये चाहिए कि मिड डे मील की एक पूरी सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। उसका अलग अलग राज्य अपने ढंग से तय करें कि वो क्या दें, उनके पकाने के लिए, उनको बनाने के लिए एक अलग विभाग हो। ये बाकायदा, मतलब ये तो शिक्षकों के बूते न छोड़ा जाए। पहली बात तो ये कई जगहों पे बात आई है कि शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं। शुरू के वर्षों में शिकायत ज्यादा थी कि शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो मिड डे मील जुटाने में लगे रह जा रहे हैं। शायद इसकी काट ये खोजेगी कि चलो एनजीओ की मदद ली जाए। एनजीओ की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको सारा काम आप सौंप देते हैं तो अचानक केंद्रीय प्रश्न किनारे हो जाता है और इसके साथ एक राजनीति चली जाती है। बंगाल में या कहीं और भी
इस्कॉन अगर अपनी ओर से जो खाना देना चाहे दे, उससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मिड डे मील में उसका हस्तक्षेप जो है इस तरह का, उसके पीछे बहुत चुपचाप, बहुत अराजनीतिक ढंग से न दिखाई पड़ने वाली राजनीति की जा रही है। ये राजनीति सीधे नारा लगा के नहीं होती है, ये राजनीति झंडा उछाल के नहीं होती है, ये राजनीति आपकी मानसिक बुनावट को बदलते हुए होती है। आपको चुपचाप बताया जाता है कि जो अंडा खाते हैं वो तो पराये हैं, जो अंडा खाते हैं वो तो मांसाहार करते हैं। तो मांसाहार के अचानक आपको उनसे एक तरह की रेशियल अदरनेस विकसित करने का काम कर दिया जाता है। तो राजनीति चुपचाप एक लंबे फायदे के लिए ये खेल कर रही है और बड़े स्थूल ढंग से ये काम चल रहा है। संकेत। लेकिन यही राजनीति चुनाव से आने से पहले या चुनाव के दौरान तिलक लगाकर और वो कलावा बांधकर मछली भी खाती हुई दिखती है, मांस भात भोज करते हुए दिखती है। हाँ, असल में राजनीति के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के चेहरे पे और जुमलों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी आप महाराष्ट्र में देखिए, जो लाड़की बहन योजना लागू की गई थी, उसकी रकम बढ़ाने की बात थी, वो रकम घटा दी गई। कई लोगों को लाभार्थियों को उससे बाहर कर दिया गया। तो 15 लाख का जुमला हम लोग सुनते रहे। तो जुमलों की राजनीति, चेहरों की राजनीति तो अलग है। जो लोग मछली खाना शुरू कर देते हैं चुनाव के समय, चुनाव के बाद कुल्ला करने लगते हैं। तो चुनाव से पहले इस बात को भी समझना होगा भारत के कम से कम वोटरों को ठीक से, कि उनके नेता किन वादों पे किस तरह अमल कर रहे हैं, वो पूरी बात किस तरह कर रहे हैं। हम गो रक्षा की बात सुनते हैं, बाद में पता चलता है कि उसमें कई लोग गायों के कारोबार में शामिल हैं। हम मिड डे मील के बारे में सुनते हैं, पता चलता है कि इसमें जात पात भी घुस आई, इसमें जाति की समस्या भी चली आई, इसमें राजनीतिक छुआछूत भी चला आया, इसमें अंडे की जगह फल या सोयाबीन देने का विकल्प चला आया। तो जनता को यह समझना होगा कि चुनाव से पहले की और चुनाव के बाद की मुद्राएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। और नेता कम से कम इन दिनों, पहले तो कई चीजें छुपा के करते थे, अब वो खुलेआम करते हैं। बंगाल की बात हम लोग कर रहे थे, बंगाल में जिस तरह टीएमसी में विभाजन हुआ और जिस तरह उनके नेताओं ने पाला बदला, उनके कुछ पुराने वक्तव्य सुनिए तो हैरानी होती है कि लोगों से आंख कैसे मिलाएंगे। मुझे ब्रेख्त की एक छोटी सी कविता की पंक्ति याद आ रही है। वो कहता है कि हम सबके हाथ में थमा दिए गए हैं छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पे पर्दा पड़ा रहे। लेकिन अब तो छोटे छोटे न्याय की परवाह भी नहीं की जा रही है। सब कुछ खुला खेल, फर्रुखाबादी है। लोग पार्टियां बदल रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, चोले बदल रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा हटा रहे हैं। धीरे धीरे ये जो शाकाहार का हाहाकार मैदानी इलाकों में दिखाई पड़ता है, जो बिल्कुल समंदर के इलाकों की, पहाड़ों की या दूसरी खान पान की आदतों की उपेक्षा ही नहीं, उनकी निंदा पे टिका होता है। ये असल में एक धर्म आधारित राजनीति का, जिसको मैं सीधे कहूं तो हिंदुत्ववादी राजनीति की गली में दाखिल होता है। और इसीलिए आप देखिए कि अंडा खिलाने न खिलाने के पीछे वो संगठन, वो लोग सक्रिय हैं जो राजनीतिक तौर पे बीजेपी के साथ खड़े हैं, संघ परिवार के साथ या उनके करीब खड़े हैं। तो ये तो पूरा का पूरा राजनीतिक खेल है जो बिल्कुल स्पष्ट है, और इसको बच्चों की सेहत के साथ जोड़ दिया गया है। ये इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। बच्चों का मिड डे मील, फिर बता रहा हूं, उनको एक टाइम का खाना देने की कवायद ही नहीं है। उनको एक बड़े समाज से जोड़ने का काम भी है। ये काम अब बुरे ढंग से हो रहा है, ये दिख रहा है। संकेत। पीडी सर, लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, भाई देखिए, ये
ये एक मैटर ऑफ चॉइस भी है, विकल्प। हाँ, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं और हम जानते हैं, बंगाल में नहीं, बंगाल आप जानते हैं कि मतलब वहां पर मछली विरोधी बात करना तो हाँ, आपको चुनाव हरवा सकता है, इसीलिए तो तिलक और कलावा लगा करके मछली खा ली गई। बिल्कुल, हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर आप जानते हैं कि वो आपको खाने से नहीं रोक रहे हैं, आप जो खाएं सो खाएं, हाँ, लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं। हम लोगों के हाँ, परिवार में भी आप आसपास देखिए, एक्सटेंडेड फैमिली में देखिए, तो आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो और उनको पता नहीं क्यों नॉनवेज वाले थोड़ा सा हे दृष्टि से भी देखते हैं, अरे यार तुम हाँ। वेज वाले। तो आपको लगता है ये एक पोलराइज्ड बटे हुए समाज में एक वेज और नॉनवेज की भी एक जिसे कहते हैं ना सरहद है, और वो और ज्यादा बनती चली जा रही है। असल में हमारा समाज जितनी तरह की रुचियों का, जितनी तरह की भाषाओं का, जितनी तरह की विविधताओं का समाज है, उसमें सहनशीलता, एक दूसरे का सम्मान करने की प्रवृत्ति सबसे जरूरी चीज है। अगर मांसाहार करने वाले चाहते हैं कि शाकाहार करने वाले उनका सम्मान करें, तो उनको भी शाकाहार करने वालों का सम्मान करना होगा। यह मुश्किल दो तरह की है। मांसाहारी लोग तो मतलब, एक तो हिंदुस्तान में मांसाहारी कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं। मतलब अगर मैं मछली, मटन, चिकन खाता हूं तो शायद सप्ताह में एक दिन बहुत ज्यादा हुआ तो, नहीं तो ज्यादातर तो हम लोग वेजिटेरियन ही हैं। तो भारतीय समाज मूलतः वेजिटेरियन समाज है। लेकिन जो फिर भी इसमें जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, बाहर तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं यूरोप में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जैसे शब्द की। वहां तो नॉन वेजिटेरियन जैसा कोई शब्द था ही नहीं, जो है सो नॉनवेज ही है। वो तो हिंदुस्तान मैं में आपको आके पीडी समझ सर रहे एक हैं कि बहुत ही वो रोचक किस्सा बताना चाहता हूं, बहुत रोचक किस्सा। श्रीलंका में वहां पर एक जगह गए, और श्रीलंका ये कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है हाँ, कि मैं कहीं बहुत दूर दराज की बात कर रहा हूं। हाँ, और वहां पर हाँ, एक बात हुई कि आप हमारे लिए एक वेजिटेरियन कोई चीज दे देंगे, और उन्होंने हाँ, बोला श्योर विल गिव यू वेजिटेरियन, और फिर उसमें उन्होंने अंडे का जिक्र कर दिया। वही वही, हाँ। तो वो तो मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अंडे को तो वेजिटेरियन समझते हैं। मछली को हमारे यहाँ कई लोग वेजिटेरियन मानते हैं, जल फल कहलाता है, तो ये मछली भी जल फल कहलाती है। लेकिन मेरा कहना है कि मांसाहारी तो शाकाहारियों का सिर्फ मजाक बना के रह जाते हैं कि घास फूस खाते हैं। शाकाहारियों को ज्यादातर देखिए तो मेज पे मांसाहारी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। शायद ये मेरे लिए भी संभव हो कि मैं चिकन तो खा लेता हूं, लेकिन कोई अमेरिकी मेरे बगल में सांप खाने बैठ जाए तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो। लेकिन मैं उससे उसको छोटा आदमी नहीं समझूंगा, कि उसको नहीं मानूंगा कि वो गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि अलग व्यवहार को, अलग आदत को आपके चरित्र का पैमाना मान लिया जाता है। तरह तरह की धारणाएं हैं कि शाकाहार करने वाले तो शांत और प्रबुद्ध होते हैं, मांसाहार करने वाले उग्र और आक्रामक होते हैं। बल्कि उसमें एक किस्सा सावरकर और गांधी का सुनते हैं कि जब इंडिया हाउस में लंदन में सावरकर और गांधी की पहली मुलाकात हुई, शायद वो विजयदशमी का दिन था, और सावरकर जो है वो चिकन का कुछ पका रहे थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी को ऑफर किया कि खाओ तुम, तो गांधी ने कहा कि वो तो शाकाहारी हैं। तो सावरकर ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ना है तो मटन चिकन खाना होगा, ये घास फूस से लड़ाई नहीं होगी। तो आप देखिए कि मटन चिकन खाने वाला तो माफी की चिट्ठियां लिखता रहा, और घास फूस खाने वाले ने पूरी सत्ता उखाड़ फेंकी। तो शाकाहार और मांसाहार के जो मिथक खड़े किए जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मांसाहार श्रेष्ठ है कि शाकाहार श्रेष्ठ है, दोनों आदतों का मामला है, और वो आदतें बहुत बचपन से लगा दी जाती हैं। हम उसमें अधिकतम ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। ये भी संभव है, कई बार मैं पाता हूं कि अगर मेरे बगल में ट्रेन में कोई शाकाहारी बैठा है और उसको मेरे मांसाहार से, मेरे चिकन खाने से दिक्कत है, तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या मैं थोड़ा किनारे हो लूं। तो मैं उसके शाकाहार का अपमान नहीं करता, और वो मान जाता है। ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है मान जाता है। मसला तब बिगड़ता है
जब उसमें हम थोड़ी सी राजनीतिक मंशा डाल देते हैं, उसमें ये इरादा डाल देते हैं कि हम लोगों को एक खास तरह की आदत में ढालें और बताएं कि दूसरी तरह की आदत वाले तो बुरे और गंदे लोग होते हैं या खराब होते हैं, जो चिकन खाते हैं, जो मटन खाते हैं, जो बीफ खाते हैं, जो पोर्क भी खाते हैं, ये तमाम लोग खान पान की आदतों को लेकर हम, ठीक है कि वो शायद हमारे संस्कार का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, जो मैंने फिर दोहरा रहा हूं कि मेरे आगे कोई सांप खाता रहे, जो चीन और अमेरिका में खूब खाया जाता है। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था, के विक्रम सिंह ने, हमारे एक साथी थे, उनकी किताब में जिक्र आता है कि वो एक अमेरिकी शॉप में ये देख के हैरान रह गए, उनको उबकाई सी आई कि लोग जिंदा सांप चुन रहे थे कि ये दे दो, ये मोटा वाला दे दो, ये पतला वाला दे दो, इस अंदाज में, लेकिन वो खाते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे शाकाहारियों को, मांसाहार वालों को देख के उबकाई आती हो, लेकिन इसका तरीका ये नहीं कि आप उनको बुरा भला कहने लगे। आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि भाई थोड़ा दूर हो जाओ, वो न होते हो तो आप हो जाइए। ये एक एक दूसरे को साथ लेके चलने का तरीका ही हिंदुस्तान जैसे मुल्क में खाने पीने, पूजा करने, ओढ़ने बिछाने, तमाम तरह के की जीवन शैली में सबको साथ लेने का एक सूत्र यही हो सकता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। अंडा वाले जो हैं वो सोयाबीन को मान लें कि वो भी प्रोटीन देता है, और सोयाबीन वाले जिद न करें कि अरे ये अंडा तुम्हारी थाली में है, इसने तो पूरा खाना भ्रष्ट कर दिया। हिंदुस्तान में जो रसोई का शुद्धतावाद है वो बड़ा खतरनाक है, बल्कि अब तो कम हुआ है। मुझे याद है कि मैं थोड़ा बचपन में ले जा रहा हूं अपने, मेरी दादी थी, वो कच्चे खाने को पके हुए खाने से अलग रखती थी और जूठा खाना उससे अलग रखा जाता था। मतलब कोई एक दूसरे को छू नहीं सकता था। और चिकन मटन अगर बनना हो तो उसके बर्तन अलग होते थे, उसके लिए चूल्हा, उन दिनों जो गैस का नहीं होता था, तरह तरह के स्टोव होते थे, यानी वो एक पूरी मुसीबत होती थी जिसको उठा के आप एक शाम मांसाहार कर सकते थे। तो वो प्रवृत्ति तो टूटी है। अब तो कई घरों में फ्रिज में चिकन और सेब, केला और अंडा दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। शायद शहरी जीवन की मजबूरी भी है, लेकिन मतलब ये जो शुद्धतावाद है किचन का, खाने पीने का, जो हमारे संस्कार में बहुत दूर तक बदमूल है, वो धीरे धीरे पसर के हमारे दूसरे व्यवहार में भी दाखिल होता जाता है, जबकि कायदे से दूसरे व्यवहारों को पलट के शुद्धतावाद को थोड़ा सा कम करना चाहिए था। ये मुझे लगता है अंडा जो है वो थाली में आए, जो ना खाना चाहे ना खाए, उनके लिए विकल्प हो, और दोनों एक दूसरे के सामने तलवार लेके खड़े ना हो कि तुम अंडा क्यों खाते हो और तुम अंडा क्यों नहीं खाते हो। दोनों थोड़ा दिमाग ठंडा रखें, एक को अंडा एक को सोया या केला खाने दें। क्या बात है पीडी सर की हमेशा की तरह वाली तुकबंदी यहाँ पर, अंडा अंडा खाने वालों को डंडा ना मारें। लेकिन लास्ट में जाते जाते पीडी सर, आपको क्यों लगता है कि ये राजनीति का अंडा है? ये भी तो हो सकता है कि एक प्रयास किया गया और अब ये किया और फिर बाद में एहसास हुआ कि ओहो ये अंडे का बवाल हो गया है, और फिर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें जिनको अंडा चाहिए होगा उनको अंडा भी मुहैया हो जाएगा, और इस्कॉन वाले नहीं छूना चाहते तो वो ना दें और मामला यहीं खत्म हो जाए। हाँ, कायदे से होना तो यही चाहिए। लेकिन आप देखें कि पिछले कई वर्षों से हमारी राजनीति जो है वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को सिस्टम से बाहर किया जाए या उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। आप सारी की सारी प्रक्रिया को देख लीजिए और उसका असर उन पे भी पड़ता है जिनको आप प्रथम दर्जे का नागरिक मानते हैं। चाहे वो एसआईआर की प्रक्रिया हो, चाहे वो शिक्षा नीति का मामला हो, चाहे वो खान पान का मामला हो, हर तरफ दिखाई पड़ता है कि सरकार या उससे जुड़े संगठन ये जांचने में लगे हैं कि कितनी सी आंच कौन सा समुदाय सहन कर सकता है। धीरे धीरे वो उस आंच को बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी तपिश अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं।
एक तरह का एक्सक्लूशन की जो प्रक्रिया है हर जगह चल रही है, और उसकी चपेट में हमारी तरह के जो इस वर्ग के लोग हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं देख रहा था कि जो टेलीग्राफ के एक्स एडिटर थे राजगोपालन साहब, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एसआईआर से उनका नाम काट दिया गया, बंगाल के वो वोटर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनके पिता ने कहां वोट डाला था उनको पता नहीं था। तो जिन घुसपैठियों की तलाश में आप ये काम कर रहे थे, वो घुसपैठिए कहां है पता नहीं। पकड़े गए कौन? तो राजगोपालन जैसे सम्मानित संपादक, जिनकी बेटी की शादी थी अमेरिका में या बाहर किसी देश में, वहां जा नहीं सके क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि थाने ने अपोजिट रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट दी कि जी इनका नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं है, इनको कैसे हम पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। तो ये जो एक दिशा है, आप उस दिशा को देखेंगे तो लगेगा कि अंडे को भी धीरे धीरे उधर लुढ़काया जा रहा है, और जब उधर से प्रतिरोध ज्यादा हो रहा है तो फिर थाली इधर खींच ली जा रही है। इस खेल को मैं तो इस संदेह के साथ देखने को मजबूर हूं। बिल्कुल। अब हमारे जो दर्शक हैं वो इसको इसी तरीके से देखते हैं या नहीं, आज के पीडीए से, प्रियदर्शन एनालिसिस से आप लोग सहमत हैं या असहमत हैं? दोनों ही मत को पूरा सम्मान कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। पीडी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार दर्शकों से ये अपील करूंगा, दर्शकों, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने जो प्यार दिया पीडी सर को पीडी एनालिसिस के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ साथ आप नीचे अगर नहीं भी आप एक मत नहीं भी हैं, अगर आप सहमत नहीं हैं तो वो भी आप लिखिए। पीडी सर भी पढ़ेंगे कमेंट्स, मैं भी पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज इजाजत दीजिए दर्शकों, फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 के साथ आपसे कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए नमस्कार।